हेलो फ्रेंड्स, अटेंशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं रुचि कटियार आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए होंगे। आज ईवीएस की सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास मैंने पहले ली हुई है, उसके आगे का आज एनसीईआरटी का प्लांट्स जो थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स का, उसका सब थीम प्लांट्स के बारे में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पादपों में परिवहन। पिछली क्लास में मैंने आप को बताया था कि पादप प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसके पिछले की वीडियो आप देख सकते हैं। उसके आगे की बात करें पादपों में परिवहन कैसे होता है। तो पिछली क्लास में मैंने पौधे के भाग पढ़ाए थे, तो उसमें रूट भी पढ़ाई थी। रूट दो प्रकार की मैंने बताई थी, कौन कौन सी, एक तो मूसला जड़ और दूसरी जकड़ा जड़। तो जड़ों में जड़ें कार्य क्या करती हैं, तो जड़ों का वर्क में आगे की तरफ देखेंगे। जड़ों द्वारा जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित किया जाता है। पिछले के वीडियो मैंने बताया था कि जड़ें जो हैं वो पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करती हैं और खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। तो जड़ें जो क्या करती हैं, जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। जड़ों में क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। तो मूल रोम कहाँ होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मूल जड़ों में पाए जाते हैं। मूल रोम जड़ों में घुले खनिज पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो मूल रोम क्या करते हैं, जल में घुले खनिज पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह को या एरिया के सरफेस के एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पादपों में मृदा और जल और पोषण तत्वों का परिवहन पाइप जैसी वाहिकाओं के द्वारा होता है। वाहिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती हैं, जिन्हें हम संवहन ऊतक कहते हैं। तो पौधों में एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, जिनको हम कैपिलरी बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा मृदा और जल का जो पोषण मिनरल्स हैं, वाटर हैं, वो प्लांट्स के अदर ऊपर के टिप्स तक जाते हैं। तो पादपों नेक्स्ट बात है, वाहिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम संवहन ऊतक कहते हैं। तो विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उन संवहन ऊतक होते हैं। संवहन ऊतक की बात आगे नेक्स्ट पेज पे करेंगे। संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो उसकी बातें हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है और जल पोषक तत्वों का जो परिवहन है वो जाइलम के द्वारा होता है। तो कैसे याद रखना है, जल जाइलम। तो जो जल है उसका ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा, कौन से टिश्यू के द्वारा होगा, तो उसको हम जाइलम कहेंगे। और खाद्य पदार्थों का जो परिवहन करते हैं उसको क्या कहेंगे, उसको हम फ्लोएम बोलेंगे। तो फ्लोएम, फल से याद रखना, फल से खाद्य पदार्थ, और इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम और जाइलम दो टिश्यू हैं, प्लांट टिश्यू हैं। और कैसे टिश्यू हैं, तो ये दोनों खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स के अदर पार्ट में बाय रूट। नेक्स्ट बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन की बात मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको कि वाष्पोत्सर्जन का मैंने एक प्रैक्टिकल के थ्रू आपको बताने का प्रयास किया था। तो वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की जो सरफेस होती है उस पर बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से पोर होते हैं। उन पोर्स के थ्रू जो जल है वो पत्तियों से बाहर की ओर निकलता है। पत्तियों के जलवाष्पन से चूषण, अभिकर्षण, खिंचाव विकसित होता है। जब पत्तियों से जल बाहर निकलता है तो एक खिंचाव होता है, विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वाष्पोत्सर्जन पादपों को ठंडा रखने में भी सहायक होते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया सहायता करती है निम्नलिखित में किसमें, तो आपको 4 ऑप्शन देगा। तो आपको इसमें याद रखना है कि वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए कैसे हेल्पफुल है। तो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस है वो पौधों को ठंडा रखने में सहायता करती है। तो इतनी बातें आपको वाष्पोत्सर्जन में और बात याद रखनी है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट पेज पे चल लें। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आज नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है पौधों में पोषण। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपको पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो सब थीम है वो प्लांट्स है, तो हम लोग प्लांट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो केवल पादप ही ऐसे सजीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और केवल प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी उपस्थिति बनाते हैं? तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पोषक पदार्थों के कार्य क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स के वर्क क्या हैं? ये सभी में कॉमन है, चाहे प्लांट्स की बात करें और चाहे एनिमल की बात करें। अगर आपसे पूछा जाए कि पोषक पदार्थ के कार्य क्या हैं, तो शारीरिक संरचना, मतलब कि बॉडी के संरचना बनाने में, वृद्धि, ग्रोथ करने में, तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव, विविध जैविक प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना। तो पोषक न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका काम क्या है? वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में, प्लांट्स की भी स्ट्रक्चर बनाने में, उनकी ग्रोथ करने में। अगर कोई पार्ट पौधे का अगर कट छट गया है तो उसको दोबारा से उसको सही बनाने में, विभिन्न जैव प्रक्रम जैसे कि जो भी उनके फोटोसिंथेसिस वगैरह जो भी है वो करने के लिए एनर्जी देता है कौन? न्यूट्रिएंट्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं पौधों में पोषण की विधियाँ। तो कौन कौन सी प्रोसेस हैं पौधों में जिनके थ्रू पौधे अपना भोजन बनाते हैं? तो स्वपोषण को ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाए, उस विधि को क्या कहेंगे? स्वपोषण विधि कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि इस विधि में भोजन प्राप्त करने वाले जीव, जो भी जीव इस विधि के द्वारा भोजन अपना बनाते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको स्वपोषी कहेंगे। तो क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। ठीक है। उदाहरण के तौर पर क्या देखेंगे? हरे पौधे, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे कैसे हैं? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो स्वपोषण विधि से अपने भोजन को बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट विधि क्या है? विषम पोषण विधि। विषम पोषण विधि में दोस्तों क्या होता है कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए सले गड़े पदार्थों या दूसरे प्लांट्स हैं या दूसरे एनिमल्स हैं उन पर निर्भर रहते हैं। दूसरी जो चीज़ें हैं, सले गड़ी चीज़ें हैं, उन पर अगर अब वो निर्भर रहते हैं तो उनको क्या कहेंगे? विषम पोषण कहेंगे। उदाहरण के लिए अमर बेल आपको याद रखना है। अमर बेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो चाहे यूपीटीटी का पेपर हो या फिर सेंट्रल टीटी या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें अमर बेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट पादप कौन से हैं? तो प्लांट्स हम पढ़ेंगे। प्लांट्स में पहला है परजीवी पादप। ऐसे पौधे जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वे अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे पादप जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और वो दूसरे जो पौधे हैं उन पर निर्भर रहते हैं खाद्य पदार्थों के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहेंगे परजीवी पादप। ठीक, इसमें एग्जाम्पल क्या याद रखना है? अमर बेल। ठीक है। तो अमर बेल आपने देखा होगा कि बबूल के पेड़ पर आपको येलो कलर का रेसे जैसी संरचना जो दिखाई देती है उसको हम अमर बेल कहते हैं, इंग्लिश में उसको कस्कोटा कहते हैं। ठीक, तो वो क्या करती है? बबूल के पौधे पर ही रहती है और बबूल के पास जो भी उसके पोषक तत्व होते हैं, जो ज़मीन से उनकी जड़ें पाई जाती हैं, तो वो उसी से अपना पोषण लेते रहते हैं और उसी पर अपना जीवन यापन करते रहते हैं। नेक्स्ट पौधे की बात करेंगे। पौधे का नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइप क्या है? कीटभक्षी पादप, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहेंगे। ऐसे जो पादप जंतुओं का भक्षण करते हैं,
इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, परंतु नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। इनको क्या कहेंगे? कीट भक्षी पादप कहेंगे या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहेंगे। तो क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कीट भक्षी पौधे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है या है। तो क्वेश्चन 4 ऑप्शन आपसे पूछ लेगा कि ये प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, ये मतलब भोजन को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। क्या कीट भक्षी पादप में प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता है? तो ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछ लेगा। तो सिंपल सी बात याद रखना है दोस्तों कि इनमें फोटोसिंथेसिस तो होता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन तो बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये प्लांट्स होते हैं, ये कीटों का भक्षण करते हैं। और उदाहरण के तौर पर आपको घटपर्णी नेपंथीस याद रखना है। घटपर्णी जैसा नाम है कि इसकी जो पत्ती होती है, जो पौधा होता है, उसके ऊपर घड़े की जैसी एक संरचना होती है, इसीलिए उसको घटपर्णी बोला। घड़े जैसा होता है, तो घटपर्णी नेपंथीस आपको याद रखना। नेक्स्ट बात है पिक्चर प्लांट के बारे में या घटपर्णी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं कि घटपर्णी क्या है, कहाँ उगता है। तो कीट भक्षी एक पादप है, कीट भक्षी पौधा है। भारत में मेघालय में पाया जाता है। भारत में मेघालय कहाँ है? पूर्वोत्तर राज्य है, तो मेघालय में पाया जाता है। क्यों मेघालय में पाया जाता है? क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है और नमी की वजह से दलदली ज़मीन होने के कारण यहाँ पर ये उगता है। इसकी पत्तियां घड़े के रूप में परिवर्तित होती हैं और शीर्ष पर घड़े के ढक्कन के आकार की संरचना पाई जाती है। घड़े के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो रोम पाए जाते हैं नीचे की ओर जाते हुए। यहाँ से क्वेश्चन पूछाता है कि घड़े के अंदर, इसमें जब आपको कौन सा कथन सही है ये पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि घड़े के अंदर रोम पाए जाते हैं जो नीचे की ओर जाते हुए व्यवस्थित होते हैं। क्वेश्चन जाएगा कि रोम का जो संरचना है, जो रोम है, वो कैसे है? नीचे से ऊपर की ओर गया है या ऊपर से नीचे होकर? तो नीचे से ऊपर की ओर, नीचे की ओर गए हैं, ऊपर से नीचे की ओर। नेक्स्ट बात करते हैं कि कीट रोम के बीच फंस जाता है और घड़े से निकलने वाले पाचक रस कीटों को पाचन करने में सहायता करता है। तो जो कीट, जैसे कि कोई कीट आया और जैसे ही वो उस ढक्कन के पास बैठा, तो ढक्कन खुला रहता है। जैसे ही कोई कीट आया और उस फूल पर, उस पौधे पर बैठा, वैसे ही वो ढक्कन क्या होता है? बंद हो जाता है और कीट जो है वो अंदर चला जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो जो रोम पाए जाते हैं घड़े के अंदर, वो क्या करते हैं? वो ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए होते हैं, तो वो कीट को नीचे की ओर लेकर चले जाते हैं। और कीट, क्योंकि उसमें एक डाइजेस्टिव जूस, जो पाचक रस है, वहाँ से निकलता है और वो जो कीट को पचाने में क्या करता है? सहायता करता है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं आगे। तो आगे बात करेंगे दोस्तों कि मृतजीवी पादप जो होते हैं, ये पादप जो है वो मृत पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये पादप जो हैं ये विघटित जैविक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। मृत एवं अपघटित पदार्थों से प्राप्त करने की इस विधि को हम क्या कहते हैं? विषम पोषण कहते हैं। विषम पोषण, मैंने आपको पोषण पहले 2 प्रकार के बताए हैं, कौन कौन से? स्वपोषण और परपोषण। तो मृतोपजीवी जो जिस विधि से द्वारा अपना जो कीटभक्षी का कीटों का भक्षण करते हैं, तो कौन सी विधि है? विषम पोषण विधि है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है? मशरूम। तो मशरूम आपने देखा होगा कि मशरूम कहाँ उगता है? मशरूम की खेती भी होती है। मशरूम क्या करता है कि पोषण का ऐसा टाइप जिसमें जिसमें भोजन जो बने वो कैसे बने? सले गड़े पदार्थों से भोजन प्राप्त करे, उनको क्या कहते हैं? विषम पोषण। और मशरूम एक ऐसा एग्जाम्पल है जो विषम पोषण से अपने भोजन को बनाता है। ठीक बात। नेक्स्ट बात करते हैं आगे की ओर। आगे बात करते हैं तो एक और पौधा आपको याद रखना है, शैवाल। है तो ये प्लांट्स ही, है तो ये पौधा ही, लेकिन ये और पौधों की तरह नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा है, बहुत छोटा है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बरसात के दिनों में जो आपको
दिखती है ना ज़मीन में ग्रीन ग्रीन कलर की या दीवारों में ग्रीन ग्रीन कलर की, तो उसको क्या कहते हैं? उसको शैवाल कहते हैं, इंग्लिश में उसको एल्गी कहते हैं। तो गीली दीवारों तथा ठहरे हुए पानी में हरी रंग की अपवंकी या काई उगती है, इन्हें शैवाल कहते हैं। शैवाल में क्या पाया जाता है? शैवाल में पर्णहरिम पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए अगर कोई प्लांट सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है तो वो एल्गी ही है, क्योंकि समुद्र जो है, समुद्र में या तालाबों में या नदियों में सबसे ज़्यादा, और जहाँ पर भी ये चीज़ें हैं वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा एल्गी का ही रोल रहता है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पृथ्वी में जल ही सबसे ज़्यादा, और जहाँ जहाँ जल होगा वहाँ क्या होगा? एल्गी होगा, और एल्गी से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। तो ये याद आपको रखना है। तो ऑक्सीजन को सबसे ज़्यादा कौन देता है? एल्गी। क्यों देता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा ये पूरे जलमंडल में फैला हुआ है। तो जहाँ जहाँ ये होगा वहाँ वहाँ पर ऑक्सीजन भी इन्वायरमेंट में मिलती है इनकी बदौलत। ठीक है, नेक्स्ट है सहजीवी। तो सिम्बियोसिस क्या होते हैं? ऐसे पादप जो एक दूसरे के साथ रहते हुए बिना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास और पोषण, ये याद रखना है दोस्तों कि आवास और पोषण एक दूसरे से साझा करते हैं। तो सहजीवी क्या होते हैं? सिम्बियोसिस क्या होते हैं? कि एक ऐसा तरीका जिसमें दो लोग इन्वॉल्व हों, दो लोग ऐसे समझिए जैसे कि आपके साथ दो लोग हैं और दो लोग रह रहे हैं, वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम सहजीवी कहेंगे, सहजीवत, साथ साथ जीना। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहजीवन में कौन कौन है, तो एग्जाम्पल लाइकेन, और लाइकेन से क्वेश्चन खूब बनते हैं। लाइकेन से क्वेश्चन बनाता है कि लाइकेन में कौन कौन से दो इन्वॉल्व रहते हैं। तो दो में क्या है? एक तो आपका क्या है, एक तो आपका क्या है? तो लाइकेन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो लाइकेन कैसा, किसका एग्जाम्पल है? सहजीवी का एग्जाम्पल है। सहजीवी का एक अच्छा एग्जाम्पल है क्या? लाइकेन। लाइकेन के बारे में आगे पढ़ेंगे। लाइकेन, तो लाइकेन क्या है? इसमें कवक और शैवाल। कवक को क्या कहते हैं? फंजाई कहते हैं। शैवाल को एल्गी कहते हैं। का सहसंबंध होता है। शैवाल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल होने के कारण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाता है? भोजन बनाता है, और कवक के साथ साझा करता है। ठीक है, तो शैवाल क्या करता है? शैवाल के पास में एक चीज़ है, एक गुण है, उसके पास में एक चीज़ है, वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक होने के कारण ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन को बनाता है, और ये भोजन शैवाल के साथ क्या करता है? साझा, उस एल्गी के साथ, फंजाई के साथ क्या करता है? साझा करता है। नेक्स्ट बात, तो फंजाई इसके बदले में क्या करेगा? फंगस, क्योंकि ये उसको रहने के लिए घर देता है। रहने के लिए घर का मतलब क्या है? कि कवक खाना तो बना रहा है लेकिन उसके पास उसका खुद का कोई घर तो है नहीं, तो वो घर कहाँ से लेता है? घर वो उसको कवक प्रोवाइड कराता है। कहता है कि यार देखो, हम तुमको घर तो दे रहे हैं लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम खाना बना लो, हम तुमको घर दे देंगे। बेचारा अब कवक क्योंकि मजबूर है, उसके पास घर नहीं है, तो उसने उससे कहा कि ठीक है, हम तुम्हें खाना दे देंगे और तुम हमें बदले में क्या दे दो? घर। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए अपना जीवन बिताते हैं, तो इसको हम सिम्बियोसिस कहेंगे, और इसमें एग्जाम्पल लाइकेन आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ गया पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पौधे में पोषण किस प्रकार होता है, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पौधों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो
रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। ठीक, संतति का मतलब संतान कह लीजिए, तो माता पिता से संतान का जन्म क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है, तो जनन क्या है, तो जनन में कायिक अंग क्या होते हैं, कायिक का मतलब वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं। किसी पौधे में कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो कायिक वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। वेजिटेटिव का मतलब क्या है, कायिक पार्ट। तो क्या होते हैं, मूल होते हैं, तना होता है, पत्तियां होती हैं, ये सारे क्या हैं, ये कायिक अंग हैं। क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि कायिक अंग पौधे के कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जहाँ से नई संतान का जन्म हो सकता है, ठीक, तो क्या कहेंगे, मूल कहेंगे, तना कहेंगे, पत्तियां कहेंगे, ये सारे जितने भाग हैं वो सब क्या है, कायिक अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पौधे के जनन अंग। पौधे का जनन अंग वैसे क्या है, तो पौधे का जनन अंग क्या है, पुष्प है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, पुष्प होता है। तो पुष्प में केवल नर जनन अंग पुंकेसर अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों अंग हो सकते हैं। एक जो पुष्प होता है वो पुष्प दो प्रकार के हो सकते हैं, किसके, तो जनन अंगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। तो ऐसा पुष्प दो प्रकार के कौन कौन से हैं, एक लिंगी पुष्प, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है, जिनमें या तो केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है। मतलब कि क्या है कि ऐसे पौधे, ऐसा फूल जिसमें केवल एंड्रोसियम प्रेजेंट हो या फिर गाइनोसियम प्रेजेंट हो, मतलब दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा, इन सब में कौन सा फ्लावर होता है, तो इन सब में एक लिंगी पुष्प पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द्विलिंगी पुष्प की। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन होता है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है कि जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं उनको क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। नाम से ही क्लियर होगा, दो लिंग जिसमें दोनों उपस्थित हों, तो ऐसा पुष्प जिसमें एंड्रोसियम भी हो और गाइनोसियम हो, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्या, द्विलिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल फ्लावर। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल याद रखना है, सरसों याद रखना है, गुलाब याद रखना है और पिटूनिका याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जनन की विधियाँ। तो जनन की मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं, तो ये आपको आगे की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं, कौन सा, एक है लैंगिक जनन जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा है लैंगिक जनन जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, अलैंगिक जनन जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, तो नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, न्यू प्लांट्स इसमें कैसे बनेंगे, तो बीजों से बनेंगे। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जनन में बिना बीज के ही नए पादपों को उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन के इस मेथड में हम बिना बीज के ही नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब बीज नहीं भी होगा तो भी हम नए पौधे को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अथवा क्या है, अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू प्लांट्स उगाए जाते हैं उसमें बीजों के बिना ही हम इनको उगा सकते हैं। तो अलैंगिक जनन की विधियां क्या हैं, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड कौन कौन से हैं जिनसे हम न्यू प्लांट्स को उगा सकते हैं। तो पहला है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है कायिक जनन जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये कैसा है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रकार है। इसमें पादप के मूल, तने,
पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप तैयार किया जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक ऐसा मेथड जिसमें पौधे का जड़ या फिर तना या फिर पत्ती या फिर उसका बड का मतलब मुकुल, इसी से किसी एक कायिक अंग अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कायिक अंग कौन कौन से होते हैं। तो कायिक अंग में क्या क्या था? मूल थे, तना थे, पत्तियां थी और कली थी, बड थी। इन्हीं के द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए आपको मनी प्लांट, गन्ना, आलू, अदरक, ब्रायोफिल्लम, हल्दी और कैक्टस याद रखना है। अब आपने गन्ना को तो उगते हुए देखा होगा, और गन्ना जिस विधि से भी उगाया जाता है उस विधि का नाम क्या है? उसका नाम है कायिक प्रवर्धन। आपने देखा होगा कि जब खेतों में गन्ना लगाया जाता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको खेत में लगाया जाता है। कहने का मतलब है कि गन्ना क्या है? एक तना है, तो तने से ही एक नया पौधा उगा लिया जाता है। ठीक वैसे ही बात अगर हम अदरक की बात करें तो अदरक का एक छोटा टुकड़ा, अदरक क्योंकि अदरक क्या है? अदरक जड़ है, और अदरक को अगर हम उगा देते हैं तो वो भी क्या करती है? वो उग जाती है। ब्रायोफिल्लम आपने देखा होगा, पत्थर चट्टा बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं? वो क्या है कि अगर उसकी पत्ती से ही दूसरे पौधे निकल आते हैं। हल्दी, कैक्टस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो पुष्प कलिकाओं से ही पुष्प खिलते हैं। पुष्प कलिका मतलब कि जो फ्लावर बड होती है उसी क्या बनते हैं? पुष्प बनते हैं। आपने गुलाब की तो कली देखी होगी, और वो जो कली है उसी से हम थोड़े दिन बाद क्या खिल जाता है? पुष्प खिल जाता है। तो पत्तियों के कक्ष में भी कलिकाएं होती हैं, मुकुल होते हैं, और ये कलिकाएं प्ररोह अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं। ये कायिक कलिकाएं कहलाती हैं, मतलब वेजिटेटिव वर्ड्स कहलाती हैं। ठीक है, नोट की तरफ बढ़ते हैं तो ब्रायोफिल्लम से क्वेश्चन पूछा है। पत्थर चट्टा पानी पत्ती के किनारे गर्त में कलिकाएं उपस्थित होती हैं, मतलब पत्ती में उसके नीचे की तरफ क्या होती हैं? तो बर्ड्स होती हैं, जिससे एक नए पौधे का जन्म होता है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ये कलिकाएं आर्द्र का मतलब नमी, ऐसी जगह जहाँ पर नमी हो और गीली मिट्टी जहाँ पर हो वहाँ गिर जाते हैं, और प्रत्येक कलिका से नए पादप का जन्म हो जाता है। किसमें? पत्थर चट्टा में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पत्थर चट्टा में कौन सी विधि से जनन होता है, तो आपको ये याद रखना है। तो क्वेश्चन आपसे या तो अलैंगिक जनन पूछा जाएगा, या फिर आपसे एक जो अंदर से पूछेगा बहुत डीप जाके, तो उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देगा, कायिक जनन देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डहेलिया और शकरकंद। तो डहेलिया और शकरकंद में कैसे होता है? पादप की तो जड़ें, इनमें क्या भाग लेती हैं? पादप की जड़ें। क्या भाग लेती हैं? पादप की जड़ें। ये भी अलैंगिक जनन ही है, लेकिन इसमें पौधे का कौन सा भाग जनन में भाग लेता है? तो इसमें कौन से हैं? तो इसमें भाग लेता है क्या? कौन सा कायिक अंग भाग लेता है? तो मूल मतलब जड़। ठीक है, कैक्टस। तो कैक्टस के कुछ भाग मुख्य पौधे से अलग हो जाते हैं और उनसे नए पादप का जन्म होता है। मतलब कैक्टस का कुछ भाग, छोटा सा टुकड़ा मान लीजिए कहीं से अलग हो गया, और वो क्या होगा? अलग हो जाएगा, और जहाँ से वो अलग होगा, जहाँ पर भी वो गिरेगा, उसी जगह से नए पादप का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको कायिक अंग याद रखने हैं। किसमें? अलैंगिक जनन में, कायिक जनन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, उसमें आपको याद रखना है क्या? कि कौन कौन से कायिक अंग भाग लेते हैं। कायिक अंग में कितने मैंने कितने बताए? एक तो मूल बताया, दूसरा तना बताया, नेक्स्ट पत्ती बताई, और नेक्स्ट कली बताई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं तो कायिक प्रवर्धन जो है उसका यूज क्या है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है इस मेथड से? तो कायिक प्रवर्धन से जो पौधे प्राप्त होते हैं या जो पौधे उगाए जाते हैं, ये कम समय में उगाए जा सकते हैं। मतलब अगर आपको जल्दी टाइम में कोई फसल उगानी है तो उसमें क्या है? कायिक प्रवर्धन के द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात है, इस विधि से जन्मे पादप जनकों के समान होते हैं, मतलब कि इसमें जो न्यू प्लांट्स जमता उगता है वो बिल्कुल जो उनका प्लांट है उसके सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, आपने गुलाब भी देखा होगा, गुलाब भी घरों में आप कौन से मेथड से लगाते हैं, तो आपको बताना है कौन सी, कायिक प्रवर्धन के द्वारा गुलाब को भी हम लगाते हैं। नेक्स्ट है मुकुलन, मुकुलन को हम बडिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है, मुकुलन। तो ईस्ट में जनन मुकुलन के द्वारा होता है। अब ईस्ट दोस्तों इसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि रिप्रोडक्शन का मेथड चल रहा है तो इसीलिए मैंने उसको यहीं पर करा दिया। ईस्ट में जनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। ईस्ट कैसा है, तो यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट की जनन कोशिकाएं कोशिका से अलग होकर नई ईस्ट कोशिकाएं विकसित से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं और ये एक श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, तो ईस्ट में क्या होता है कि एक जो जनन सेल होती है, फर्टिलाइज जो सेल होती है, जो आपकी रिप्रोडक्टिव सेल होती है, वो अलग हो जाती है और एक नई ईस्ट की कोशिका बना लेती है। और ये जो नई कोशिका विकसित हुई है उसी से एक नया बड बनता है, और वो जो नया बड है वो फिर से उसमें फिर क्या होता है, उसमें मुकुलन होता है, उसमें बडिंग होगी और फिर से धीरे धीरे करके वो एक पूरी चेन बनाते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट मेथड की तरफ हम बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड है खंडन। खंडन का मतलब क्या, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में जैसे वर्षा के दिनों में तालाबों और ठहरे हुए पानी में हरे रंग के गुच्छे के समान शैवाल पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको शैवाल के बारे में बताया था कि शैवाल क्या होते हैं। शैवाल में फोटोसिंथेसिस होती है और ये बरसात के दिनों में गीली ज़मीन या फिर गीली दीवारों में आपको आराम से हरे रंग की चीज़ें, हरे रंग का जो गुच्छे समान संरचना होती है उनको हम क्या कहेंगे, शैवाल कहेंगे। और शैवाल में जिस विधि से जनन होता है उस विधि का नाम क्या है, खंडन। तो वृद्धि के लिए जल और पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होने पर शैवाल तेजी से गुणन करते हैं। आपने देखा है कि बरसात में ही काई आपको दिखाई देती है, ऐसी जगह जहाँ पर पानी अक्सर भरा रहता है उन जगहों पर आपने देखा होगा कि हरे रंग की पूरी एकदम पतली सी लेयर आपको दिखाई देती है, और वो लेयर क्या है, वो शैवाल है, काई है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, काई कहते हैं। तो वो काई क्या है, शैवाल है। और आपने देखा तेज़ी से जल्दी जल्दी वो ग्रो करते हैं। क्यों, क्योंकि नमी है, और जहाँ नमी होगी वहाँ पर फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू ये अपनी बढ़ा लेते हैं संख्या को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निषेचन। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन या संयोग से बनी हुई कोशिका युग्मक कहलाते हैं। मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट्स के संयोग से जो सेल बनती है उसको हम युग्मक कहते हैं। ठीक है, युग्मक का मतलब क्या होता है, जाइगोट। ठीक है, तो नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से, युग्मन का मतलब होता है जुड़ना, संयुग्मन, इसके द्वारा बनी हुई जो सेल है उसको क्या कहेंगे, उसको हम युग्मक कहेंगे। तो युग्मक बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। ठीक है, आपसे अगर डेफिनेशन पूछे जाए कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयुग्मन से ये जो प्रोसेस है युग्मक बनने की, उसको क्या कहेंगे, उसको निषेचन कहेंगे, और युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पर फल और बीज का निर्माण। ठीक है, कैसे फ्रूट बनता है और कैसे सीड बनता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अंडाशय से फल विकसित होता है। अंडाशय किसका भाग है, अंडाशय किसका भाग है, तो आपको बताना है अंडाशय किसका भाग है। तो अंडाशय आपका भाग किसका है, स्त्री केसर का, स्त्री केसर का। ठीक, मतलब कि गाइनोसियम का। ठीक है, तो
बीजांड तो अंडाशय से क्या विकसित होता है? फल विकसित होता है, फ्रूट विकसित होता है। ठीक है, बीजांड ओव्यूल से क्या निकलता है? सीड विकसित होता है। ठीक है, ओव्यूल से क्या निकलता है? सीड निकलता है। और ओवरी से क्या निकलता है? तो फल विकसित होता है। ठीक है, तो अंडाशय से फल विकसित होता है और बीजांड से क्या विकसित होता है? बीज ये विकसित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। ठीक है, मान लीजिए एक बीज है और उस बीज के अंदर एक भ्रूण होता है और उसके ऊपर क्या होता है? तो एक जो कवर, जो सुरक्षात्मक, बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं परागण। परागण मतलब पॉलिनेशन। ठीक है, तो पराग कणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। ठीक है, तो पराग कण कहाँ होंगे? तो मैंने आपको बताया था कि पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसको मैंने बोला था क्या? पराग कोश। ठीक, क्या बोला था? पराग कोश। और उस पराग कोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण, पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, तो वो जो पॉलन ग्रेन है, तो पराग कोश से पुष्प की वर्तिकाग्र, अब वर्तिकाग्र किसका पार्ट है? स्त्री केसर का पार्ट है, सबसे ऊपर, जिसको स्टिग्मा कहेंगे। ठीक है, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जब होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन या परागकण कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो परागण कितने प्रकार का होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो परागण कितना प्रकार का है? 2 प्रकार का, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण क्या होता है? यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन का एक ऐसा मेथड कि जिसमें अगर कोई पॉलन ग्रेन उसी पुष्प की दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे या उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। ठीक है, परपरागण क्यों होते हैं? यदि पुष्प के परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र, ठीक है, जैसे कि किसी एक प्लांट में 2 फूल लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर कोई परागकण उड़ा और उड़ने के बाद में उसी पौधे के दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर जाके गिरा, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? परपरागण कहेंगे। स्वपरागण में क्या है कि एक फूल है, एक ही फूल में है, ये मान लीजिए उसका परागकण है, यहाँ से निकले और उसी में ये उसकी स्टिग्मा है और इस पे जाके गिरा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको स्वपरागण कहेंगे। ठीक है, तो बीजों का प्रकीर्णन, तो कैसे बीजों का प्रकीर्णन होता है? ठीक, तो ये बात करेंगे बीजों का प्रकीर्णन। नेक्स्ट बात करते हैं तो सहजन मतलब कि इसको इंग्लिश में ड्रमस्टिक बोलते हैं, तथा द्विफल को मैपिल कहते हैं, में पंख युक्त बीज तथा घास के हल्के बीज, आक मदार के रोमयुक्त बीज, सूरजमुखी के फल में प्रकीर्णन हवा के द्वारा होता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये कहेगा कि जो सहजन है उसमें जो प्रकीर्णन है वो कैसे होता है। तो आपसे अगर बहुत क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा तो वो हवा के द्वारा आपसे बता देंगे, लेकिन जो क्योंकि सहजन और द्विफल मैपिल में पंख युक्त बीज होते हैं, मतलब इनके बीज कैसे हैं? पंख युक्त हैं। घास के बीज कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। और आँख के जो मदार है उसके बीज कैसे होते हैं? रोम युक्त होते हैं। रोम का मतलब उनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे रोए होते हैं। और सूरजमुखी के फल में प्रकीर्णन कैसा होता है? हवा के द्वारा होता है, मतलब बाई एयर इनके जो बीज हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे
नेक्स्ट के पेज की तरफ चलते हैं। तो यूरेना और ज़ैंथियम में प्रकीर्णन जल के द्वारा होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें जल के द्वारा प्रकीर्णन नहीं होता है। तो आपसे दो ये पूछ लेगा और एक और रख लेगा, या ऐसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा है जिनमें जल के द्वारा प्रकीर्णन होता है, तो आपको दोनों में से कोई एक जवाब देगा। ठीक है, जल द्वारा प्रकीर्णन करने वाले बीजों पर आवरण अथवा तंतुमय होते हैं। मतलब कि ऐसे बीज जो जल के द्वारा प्रकीर्णन जिनमें होता है उनमें एक आवरण होता है या अथवा वे फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, सीड कोट उनमें एक ऐसा मोटा सा आवरण होगा और या फिर उनमें क्या होंगे, तंतु होंगे, फिलामेंटस होगा। ठीक है, नारियल में प्रकीर्णन जल के द्वारा होता है। ठीक है, नारियल में कैसे होता है, जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है एरंड मतलब अंडी, तथा बाल्सम में प्रकीर्णन स्फुटन के द्वारा होता है। मतलब कि इसके जो इसमें जो अरंडी आपने देखी होगी कि गर्मियों के दिनों में इसमें अचानक से एकदम ये फट जाते हैं, तो ये इसके बीज ना इधर उधर ऐसे बिखर जाते हैं। तो ये तरीके थे कैसे, प्रकीर्णन के। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको आगे की तैयारी, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि एग्ज़ाम होने के पहले तक आपका EVS का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाए। दोस्तों मैंने EVS का 3 to 5 आपका नहीं कराया है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सेंट्रल TT जिन लोगों ने भी दिया है उन्होंने 3 to 5 का EVS पढ़ा होगा। इसलिए मेरा ये सोचना है कि उन चीज़ों को मैं पहले करा दूं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, और जो पढ़ी हैं उसका रिवीजन मैं बाद में आपको एक साथ करा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।